2035 में हर्मीस चालक दल 31 100 दिवस अभियान के लिए मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। 18वें दिन वे एसिडालिया प्लेनेटिया का अन्वेषण करते हैं और वनस्पतिशास्त्री मार्क कीमो विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र करते हैं। उस समय सिस्टम ऑपरेटर बेथ को कंप्यूटर से धूल भरी आंधी की चेतावनी मिलती है और वह चालक दल को सतह पर स्थित आवास हैब पर वापस आने के लिए कहती है। बादलों को आते देख मार्क और केमिस्ट एलेक्स कहते हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए, लेकिन कमांडर मेलिसा का अनुमान है कि यह बहुत विनाशकारी होगा, इसलिए वह सभी को खाली करने का आदेश देती है। एक बार जब सभी लोग तैयार हो जाते हैं तो वे हैब का दरवाजा खोलते हैं और तुरंत धूल के तूफान की चपेट में आ जाते हैं। वे अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और मार्क दरवाजा बंद करने के लिए लाइन के अंत में रुक जाता है। तूफान उनके मंगल आरोहण वाहन UAV को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। हालांकि मार्क को लगता है कि वे केबल और रोवर का उपयोग करके इसे लंगर डाल सकते हैं। अचानक सैटेलाइट डिश उड़ जाती है और सभी को उससे बचने के लिए झुकना पड़ता है। हालांकि मार्क इतना तेज नहीं है और डिश उससे टकरा जाती है। जैसे ही मार्क को अंधेरे में उड़ा दिया जाता है, कंप्यूटर को सूट उल्लंघन की चेतावनी मिलती है। वे उसे स्कैनर पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं और न ही उसकी महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगा पा रहे हैं। मेलिसा बाकी क्रू को UAV भेजती है, जबकि वह थोड़ी देर और खोज करने के लिए रुकती है। सर्जन क्रिस बताते हैं कि सूट के टूटने से मार्क अब तक मर चुका होगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि तूफान ने UAV को गिराना शुरू कर दिया है। मेलिसा के पास अपने दल में शामिल होने और प्रक्षेपण को अधिकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। UAV मंगल ग्रह छोड़ देता है, जबकि चालक दल अपने खोए हुए दोस्त के लिए शोक मनाता है। इस बीच नासा के प्रशासक टेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए कि मंगल ग्रह की टीम एक अंतरिक्ष यात्री के बिना वापस आ रही है। हालांकि मंगल पर तूफान आखिरकार खत्म हो गया और मार्क तब जागता है जब उसका सूट उसे सचेत करता है कि उसका ऑक्सीजन स्तर गंभीर है। तार के माध्यम से उपग्रह से जुड़े धातु के एक टुकड़े ने उसके सूट को छेद दिया है, लेकिन छेद को ढक भी दिया है, जिससे पता चलता है कि वह जीवित है। तार काटने के बाद मार्क वापस हैब में जाता है और दर्द से धातु की छड़ को निकालता है। हालांकि अंदर अभी भी एक टुकड़ा है। घाव को बंद करने से पहले वह उस टुकड़े को निकालने के लिए संदंश का उपयोग करता है। इसके बाद वह कंप्यूटर में लॉग इन करता है और एक वीडियो लॉग शुरू करता है ताकि जो कुछ हुआ उसका विवरण रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि हो सकता है कि वह ऐसा न कर पाए। चूंकि एंटीना टूट गया है, इसलिए उसके पास नासा से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है और अगला मानवयुक्त मिशन 4 साल में मंगल ग्रह पर आएगा। लेकिन उसे नहीं लगता कि वह तब तक जीवित रह सकता है। जबकि बाहर एक और तूफान आता है। मार्क दिन का अधिकांश समय आराम करने में बिताता है, लेकिन अंततः वह उठ जाता है। वह घर की सफाई करना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों की चीजों को लेबल लगे बक्सों में रखना शुरू कर देता है। उनकी सभी तस्वीरें देखने के बाद वह निर्णय लेता है कि वह वहां नहीं मरेगा। सुबह वह सारा खाना व्यवस्थित करता है, जिसमें थैंक्सगिविंग के लिए बचाया गया खाना भी शामिल होता है, जिसमें कुछ आलू होते हैं जो उसे एक विचार देते हैं। वनस्पतिशास्त्री के रूप में अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए मार्क मंगल ग्रह की मिट्टी और चालक दल के बाथरूम के कचरे को उर्वरक के रूप में उपयोग करके आवास के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाने पर काम करना शुरू कर देता है। वह सारे आलू बो देता है, लेकिन उन्हें बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी। शुक्र है कि उसके पास ऐसे उपकरण और पुर्जे हैं जिनसे वह उपकरण बनाया जा सकता है जो बचे हुए रॉकेट ईंधन को जलाकर उसे पानी में बदल सकता है। पहली बार जब वह इसे चालू करता है तो मशीन में आग लग जाती है, इसलिए मार्क को सुरक्षात्मक गियर पहनकर दोबारा कोशिश करने से पहले अपनी गणना ठीक करनी पड़ती है। इस बार यह ठीक काम कर रहा है और अब उसके पास अपने लिए और अपने बगीचे के लिए पानी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मार्क कड़ी मेहनत करते रहते हैं और दैनिक वीडियो लॉग पर सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वह बगीचे की देखभाल करता है और बाहर सौर पैनलों का रखरखाव करता है। 54वें दिन उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि पौधे वास्तव में बढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर मंगल मिशन के निदेशक विंसेंट ने टेडी से कहा कि उन्हें 4 साल इंतजार करने के बजाय पहले से ही एक नई यात्रा का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि पिछली यात्रा पूरी नहीं हुई थी। टेडी इस बात से असहमत है और कहते हैं कि अगर वे अभी जहाज भेजेंगे तो वे मार्क के शरीर को प्रदर्शन पर रख देंगे और जनता इसे पसंद नहीं करेगी। हालांकि विंसेंट बताते हैं कि वे इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि वे मिशन को परिवार के लिए शव वापस लाने के रूप में तैयार करते हैं। कुछ मिनट बाद टेक्सास अंतरिक्ष केंद्र में एक ऑपरेटर को विंसेंट का संदेश मिलता है, जिसमें उसे मंगल ग्रह पर कुछ विशिष्ट निर्देशांक खोजने के लिए कहा जाता है। वह क्षेत्र की जांच करने के लिए उपग्रह का उपयोग करती है और ये जानकर हैरान रह जाती है कि निवास स्थान में परिवर्तन हुए हैं। आपातकालीन कॉल के बाद टेरी, विंसेंट और मीडिया निदेशक एनी इसे अपनी आंखों से देखने के लिए अंतरिक्ष केंद्र की ओर दौड़े। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मार्क जीवित है और आगे कैसे बढ़ना है इस पर बहस करना शुरू करते हैं, क्योंकि आम जनता ये सुनकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देगी कि उन्होंने एक अंतरिक्ष यात्री को पीछे छोड़ दिया है और चालक दल शायद दोषी महसूस करेगा। टेरी को लगता है कि मार्क भोजन के बिना जीवित नहीं रह पाएगा और विंसेंट को मार्क की मनोवैज्ञानिक स्थिति की चिंता है, क्योंकि उसे शायद लगता है कि उसके साथियों ने उसे छोड़ दिया है। अगले दिन टेरी एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए उपस्थित होता है कि मार्क जीवित है, लेकिन वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास अधिक जानकारी का अभाव है। चालक दल को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 70वें दिन मार्क ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें दीर्घकालिक सोचना शुरू करना होगा। 4 साल में जो टीम आएगी वह उसके निवास से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगी, इसलिए उसे वहां पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। पहली समस्या यह है कि रोवर केवल काम कर रहा है, जो अधिकतम 35 किलोमीटर की दूरी तक ही जा सकता है, उसके बाद उसे रिचार्ज करना पड़ता है। दूसरी समस्या यह है कि यात्रा पूरी होने में 50 दिन लगेंगे, इसलिए उन्हें न्यूनतम जीवन रक्षक उपकरणों के साथ रोवर में रहना होगा। तूफान से नष्ट हुए रोवर के टुकड़े लेकर मार्क कार्यरत रोवर की बैटरी लाइफ को दोगुना करने में कामयाब हो जाता है। वह आधी रात को एक परीक्षण करता है और देखता है कि ये कितना ठंडा है, लेकिन हीटर चालू करने से बैटरी बहुत अधिक खर्च होगी। जब वह हैब में वापस आता है तो वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर खोदना होगा, जो
एक खतरनाक काम है क्योंकि यह प्लूटोनियम से भरा है। सावधानी पूर्वक काम करते हुए वह बिना किसी दुर्घटना के जनरेटर को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाता है और उसे रोवर से जोड़ देता है। पृथ्वी पर विंसेंट मार्क की गतिविधि को समझाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है क्योंकि सैटेलाइट फुटेज सार्वजनिक है। उन्होंने बताया कि मार्क शायद लैंडिंग साइट पर जाना चाहता है, लेकिन अगर नासा उससे संपर्क कर पाता तो वे उसे बचाए जाने तक इंतजार करने को कहते। बाद में टेरी ने कैमरे पर ऐसा कहने के लिए उसे डांटा क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते कि मार्क को बचाना संभव है या नहीं। वह मंगल ग्रह पर एक सप्लाई जांच भी भेजना चाहता है, इसलिए टीम ने उसे बताया कि इसे बनाने और भेजने में 9 महीने लगेंगे। टेरी ने सभी को ओवरटाइम काम करने और इसे 3 दिनों में पूरा करने का आदेश दिया। फ्लाइट डायरेक्टर मिच ने जोर देकर कहा कि उन्हें मिशन क्रू को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन टेरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया जब तक कि वे आश्वस्त न हो जाए कि मार्क को बचाया जा सकता है। 79वें दिन मार्क को अंततः अपने बगीचे से उगाए गए आलू मिल गए। वह छोटे पौधों को फिर से लगाता है और बड़े पौधों को अपने भोजन की आपूर्ति के लिए बचा लेता है। फिर वह संचार समस्या को ठीक करने का तरीका सोचने की कोशिश करते हुए नक्शे को देखता है और अंत में उसे एक विचार आता है। वह रोवर पर चढ़ जाता है और कुछ देर तक एक ऐसी दिशा में गाड़ी चलाता है जो पहले तो विंसेंट को भ्रमित करती है। हालांकि जब वह नक्शा देखता है और समझ जाता है कि मार्क कहां जा रहा है तो वह उत्साहित हो जाता है। कुछ क्षण बाद मार्क पैथफाइंडर जांच को बाहर निकालने के लिए रेत में खुदाई कर रहा है जो 1997 में चुप हो गया था। वह इसे रोवर पर रखता है और इसे मरम्मत पर काम शुरू करने के लिए वापस हैब में ले जाता है। उसी समय विंसेंट इंजीनियरिंग टीम से मिलने के लिए दौड़ता है और पाथफाइंडर प्रतिकृति लाता है ताकि वे एक कनेक्शन प्रोग्राम कर सके। अंततः दोनों पाथफाइंडर संपर्क बनाते हैं और पृथ्वी की टीम को मंगल ग्रह से तस्वीरें मिलती हैं। मार्क जल्दी से एक साइन बोर्ड लगाता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वे उसे देख सकते हैं। साथ ही 2 और साइन बोर्ड लगाता है जिसमें हाँ और नहीं लिखा होता है। टीम कैमरा घुमाकर उसे हाँ की ओर इंगित करती है और मार्क जश्न मनाता है। अब उन्हें सिर्फ कैमरे और संकेतों के साथ जटिल विज्ञान पर बातचीत करने का तरीका खोजने की जरूरत है। वह बैठ का कंप्यूटर लेता है और अल्फान्यूमेरिक इकाइयों वाला एक चार्ट ढूंढता है जिसे वह फिर से संकेतों का उपयोग करके पाथफाइंडर के चारों ओर स्थापित करता है। नासा के इंजीनियर जल्दी ही समझ जाते हैं कि वह क्या कर रहा है और अपनी प्रयोगशाला में इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। एक बार सब कुछ तैयार हो जाए तो दोनों पक्ष एक दूसरे को संदेश भेजना शुरू कर सकते हैं। मार्क उन्हें बताता है कि वह कैसे बच गया और ये बताना सुनिश्चित करता है कि यह चालक दल की गलती नहीं थी। फिर नासा ने उसे रोवर को हैक करने के निर्देश भेजने शुरू कर दिए ताकि वह प्रसारण आवृत्ति को संशोधित करके पाथफाइंडर से बात कर सके। मार्क निर्देशों का पूरी तरह पालन करता है और जल्द ही विंसेंट से एक संदेश प्राप्त करता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वे उस पर नजर रख रहे हैं और पूरी दुनिया उसके लिए उत्साहित है। उन्होंने वादा किया कि वे बचाव योजनाओं पर काम कर रहे हैं और वे उसे भोजन उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति मिशन भेजेंगे। जब मार्क अपने चालक दल के बारे में पूछता है तो विंसेंट को समझाना पड़ता है कि उन्होंने अभी तक उन्हें नहीं बताया है कि वह जीवित है क्योंकि उन्हें अपनी वापसी की उड़ान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मार्क इस बात से खुश नहीं है और वैश्विक प्रसारण को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे अपशब्द भेजना शुरू कर देता है। टेरी को उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी और उन्हें समझाना होगा कि मार्क ने तनाव के कारण ही ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन मिच उसे विंसेंट की पीठ पीछे जाकर चालक दल से संपर्क करने के लिए मना लेता है। मंगल ग्रह छोड़े हुए उन्हें 4 महीने हो चुके हैं और टीम उन सभी के लिए एक वीडियो संदेश पाकर आश्चर्यचकित है। अंतरिक्ष यात्री स्क्रीन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और मिच का वीडियो देखते हैं जिसमें बड़ी खबर दी गई है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, मार्क को पीछे छोड़ने के कारण हर कोई दोषी महसूस करता है। 128वें दिन मार्क ने अपने लॉग पर बताया कि कैसे नासा छोटी छोटी चीजों पर भी अपडेट मांगता रहता है और अब वे उसकी फसलों का सूक्ष्म प्रबंधन करना चाहते हैं, जैसे कि उसे पता ही ना हो कि वह क्या कर रहा है। उन्हें बहुत सारे ईमेल भी मिले हैं जिनमें एक राष्ट्रपति का और दूसरा उनके विश्वविद्यालय का है। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप कहीं फसल उगाते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर उस पर उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं। इसलिए मार्क ने घोषणा की कि उन्होंने मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित कर लिया है। अगले प्रसारण के दौरान नासा ने मार्क को एक तस्वीर के लिए पोज देने को कहा और एनी नाराज हो गई क्योंकि वह प्रेस के लिए कुछ सुंदर करने के बजाय मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा था। टेरी ने उसे बताया कि वह इसे किसी भी तरह पोस्ट कर दे और साथ में ये भी घोषणा कर दे कि उसे लगभग 9 महीने में आपूर्ति भेजी जाएगी। तब तक तो भोजन चल जाएगा, लेकिन टेरी को चिंता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक रात मार्क बाहर कुछ मरम्मत का काम खत्म करके वापस घर में चला जाता है। हालांकि इसमें खराबी आ जाती है और दबाव के कारण दीवार में छेद हो जाता है। अचानक एक छोटा विस्फोट होता है और एयरलॉक उड़ जाता है। कुछ देर तक घूमता रहता है जब तक वह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाता। मार्क इस घटना में बच जाता है, लेकिन उसके सूट में दरार आ जाती है और उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। वह सभी दरारों को ढकने के लिए टेप का उपयोग करता है और समय रहते सूट को फिर से सील कर देता है। फिर मार्क वापस घर लौटता है और ये देखकर हतप्रभ रह जाता है कि विस्फोट ने उसके सभी पौधे जला दिए हैं। कुछ आपूर्ति हथियाने के बाद वह रोवर में रात बिताने के लिए चला जाता है, जहां वह पृथ्वी को संदेश भेजने से पहले हताशा में चिल्लाता है। नासा में विंसेंट दूसरों को बताता है कि बचा हुआ भोजन मार्क को लगभग 200 दिन देता है। टेरी तुरंत सभी को आपूर्ति जांच पर तेजी से काम करने के आदेश भेजता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए नासा ने मार्क के सिग्नल को हेमी से जोड़ दिया और अब वे एक दूसरे को संदेश भी भेज सकते हैं। अगले दिन मार्क बगीचे को साफ करता है और विस्फोट के कारण बने छेद को बंद कर देता है। उस रात वह बचे हुए आलू को राशन करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर एक और तूफान की आवाज सुनकर उसका तनाव और बढ़ जाता है। पृथ्वी पर खगोलविद एक सहकर्मी के साथ जांच के यात्रा समय पर चर्चा करता है। वह पृथ्वी और मंगल की खराब स्थिति के बारे में मजाक करता है और इससे एक विचार प्रेरित होता है। इस बीच टेरी प्रोटोकॉल में ऐसे स्थान खोजने की कोशिश करता रहता है जहां वे समय कम करके काम तेजी से कर सके। 154वें दिन मार्क ने अपने भोजन को न्यूनतम कर दिया और उसमें दवा मिलाना शुरू कर दिया। 4 सप्ताह बाद अंततः जांच यान तैयार हो गया और नासा में सभी लोग प्रक्षेपण देखने के लिए एकत्रित हुए। पहले तो सब कुछ ठीक चलता दिखता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बहुत बड़ा प्रेसिशन पता चलता है और कुछ ही मिनटों में जांच में विस्फोट हो जाता है। कमरे में तुरंत माहौल खराब हो जाता है और विंसेंट को
मार्क के अपडेट मांगने पर उसे बताने का कठिन काम करना पड़ता है। 186वें दिन मार्क ने मेलिसा को एक संदेश भेजा जिसमें उससे कहा गया कि जब वह पृथ्वी पर वापस आए तो उसके माता पिता से मिले और उन्हें मंगल ग्रह पर बिताए समय के बारे में सब कुछ बताए। वह चाहता है कि उन्हें पता चले कि वह उनसे प्यार करता है और वह अपने से बड़ा कुछ करते हुए मरा है, जिस पर उसे गर्व है। इस बीच चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन एक साक्षात्कार के दौरान टेरी को देख रहा है जिसमें वह बता रहा है कि जांच विफल हो गई क्योंकि उन्होंने निरीक्षण में समय कम कर दिया था। चीन के पास अधिक उन्नत बूस्टर है जो नासा को तेजी से प्रक्षेपण करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये हमेशा से वर्गीकृत जानकारी रही है, इसलिए यदि वे मदद करते हैं तो उन्हें इसे निजी रखना होगा और दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। जल्द ही टेरी को उनसे फोन आता है और वह गोपनीयता समझौते पर सहमत हो जाता है। जबकि नासा के इंजीनियर 28 दिनों में एक और जांच करने की कोशिश करते हैं। रिच अपनी गणना पूरी करता है और विंसेंट से मिलने के लिए उड़ान भरता है ताकि उसे बता सके कि उसके पास एक बेहतर योजना है। विंसेंट एक बैठक आयोजित करता है और रिच एक स्टेपलर, एनी और टेरी का उपयोग करके अपनी योजना का एक दृश्य प्रदर्शन करता है। मंगल ग्रह पर सीधे जांच भेजने के बजाय वे चीनी बूस्टर का उपयोग करके इसे हेमिस को रोकने में सक्षम बना सकते हैं। चालक दल आपूर्ति उठा सकता है और एक गुलेल प्रभाव में पृथ्वी के चारों ओर उड़ सकता है जो गति बनाए रखेगा और मार्क को बचाने के लिए उन्हें जल्दी से मंगल ग्रह पर वापस भेज देगा, जिसे वी में उनसे मिलना होगा। हालांकि इससे चालक दल के मिशन में 500 दिन और जुड़ जाएंगे। मिच सोचता है कि मेलिसा और अन्य को यह तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन टेरी पूरी टीम को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता और घोषणा करता है कि वे रिच की बजाय अपनी मूल योजना पर टिके रहेंगे। हेमिस पर बेथ एक एन्क्रिप्टेड संदेश खोजती है और रिच की योजना का पता लगाने के लिए इसे डिकोड करती है। चालक दल इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और मेलिसा सभी को परिणामों की याद दिलाने के लिए एक क्षण लेती है। वे एक और वर्ष के लिए अपने परिवारों को नहीं देख पाएंगे और चूंकि यह विद्रोह के रूप में गिना जाएगा इसलिए उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि गुलेल गलत हो सकती है और उन सभी को मार सकती है। हालांकि चालक दल ऐसा करने के पक्ष में वोट देने में संकोच नहीं करता है। नासा में उन्हें बेथ से रिच के बारे में एक चुटकुला वाला संदेश मिलता है, इससे पहले कि वे हेमिस को रास्ते से भटकते हुए देखते हैं। टेरी के पास एनी को प्रेस से बात करने और उन्हें अपनी नई योजना के बारे में बताने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह ये भी अनुमान लगाता है कि मिच ने हेमिस को गुप्त रूप से जानकारी भेजी है और उसे बताता है कि इस मिशन के खत्म होने के बाद उसे इस्तीफा देना होगा। 219वें दिन मार्क रोवर को संशोधित करने पर काम करना शुरू करता है क्योंकि उसे उस क्रेटर की यात्रा में जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीजें ले जाने की आवश्यकता होगी जहां यह अन्य वी स्थित है। नासा अपनी प्रयोगशालाओं में भी यही परीक्षण करता है और उसकी मदद के लिए उसे अद्यतन जानकारी भेजता है। चीनी वैज्ञानिक बूस्टर पर काम करने के लिए नासा के कार्यालयों में आते हैं। हालांकि भाषा और संस्कृति के कारण कई संचार समस्याएं होती हैं। हर्मीस दल ने उनके परिवारों को फोन करके बताया कि उन्हें दोबारा मिलने के लिए 500 दिन और इंतजार करना होगा। अंततः रोवर तैयार हो जाता है और मार्क की पुष्टि करने के लिए उसे चलाता है कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। नए बूस्टर का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और जांच बिना किसी समस्या के लॉन्च हो गई। हेमिस इसे पृथ्वी के पास पाता है और चालक दल इसे जहाज से जोड़ देता है। 7 महीने बाद मार्क अंततः जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपना अंतिम लॉग रिकॉर्ड करता है और हेब में सभी सिस्टम बंद कर देता है। फिर वह दीवार पर दिन 461 अंकित करता है और रोवर में बैठने से पहले उस पर हस्ताक्षर करता है। उसके सामने एक लंबी यात्रा है और उसे हेब से लिए गए सौर पैनलों का उपयोग करके रोवर को रिचार्ज करने के लिए नियमित रूप से रुकना होगा। वह उन क्षणों का उपयोग परिदृश्य की प्रशंसा करने के लिए करता है और खुद को याद दिलाता है कि वह उनमें से अधिकांश स्थानों पर जाने वाला पहला व्यक्ति है। चार्जिंग के समय वह झपकी भी लेता है। 517वें दिन मिचो इंजीनियरों को एक समस्या का पता चलता है। हेमिस मंगल की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसे उनके पास घर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचेगा। वी केवल निचली कक्षा तक ही पहुंच सकता है, इसलिए मार्क को गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए अतिरिक्त तेजी से जाना होगा। इसे हासिल करने के लिए उन्हें वी 5000 किलोग्राम हल्का। मिच का मानना है कि वे सीटें, नियंत्रण पैनल और यहाँ तक कि कुछ उत्तरजीविता प्रणाली जैसी चीजें हटा सकते हैं। मार्क को सांस लेने के लिए अपना सूट पहनना होगा और हेमिस चालक दल वी का संचालन करेगा। बैकअप संचार के बिना दूरस्थ रूप से मामले को बदतर बनाने के लिए उन्हें वी के शीर्ष को ढकने के लिए नाक, एयरलॉक और खिड़कियां हटानी होंगी। इसके बजाय कैनवास के साथ ऐसे बहुत सारे जोखिम कारक हैं जो इस मिशन की विफलता की उच्च संभावना देते हैं, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब वे मार्क को योजना भेजते हैं तो वह एफ शब्द के साथ जवाब देता है। 538वें दिन मार्क अंततः क्रेटर तक पहुंचता है और योजना की पागलपन के बारे में एक और लॉग दर्ज करता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में सबसे तेज व्यक्ति बनने की बात पसंद है। फिर वह सभी संशोधनों पर काम करना शुरू कर देता है। वी के सभी हिस्सों को हटा देता है जब तक उसके पास केवल आवश्यक चीजें न रह जाएं, और यह सुनिश्चित कर ले कि ऊपरी भाग कैनवास से ढका हुआ है। 560वें दिन मेलिसा मार्क को बचाने की योजना पर काम करती है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चालक दल के सदस्य को काम सौंपती है कि यह अच्छी तरह से हो। अगर कुछ विफल हो जाता है तो वे अपने दोस्त के पीछे जाने के लिए हेमिस से कूदने को तैयार हैं। अगले दिन मार्क अपना बचा हुआ खाना खा लेता है और भविष्य में रोवर को खोजने वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें वह उससे कहता है कि वे इसका ध्यान रखें क्योंकि इसने उसकी जान बचाई थी। पृथ्वी पर लोग बचाव अभियान देखने के लिए नासा भवन के बाहर और दुनिया भर के बड़े शहरों की सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। अपनी दाढ़ी मुंडवाने और बाल कटवाने के बाद मार्क सूट पहनता है और अंततः वी में बैठ जाता है। अब जब हेमिस काफी करीब है तो वे संदेश भेजने के बजाय संचार के माध्यम से मार्क के साथ संवाद कर सकते हैं और वह अपने दोस्तों को उसके लिए वापस आने के लिए धन्यवाद देते हुए रोता है। मेलिसा उल्टी गिनती करती है और वी बिना किसी परेशानी के उड़ान भर लेता है। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद
कैनवास उड़ जाता है और केबिन में दबाव बदल जाता है, जिससे मार्क को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। हेमिस दूर से बूस्टर को बंद कर देता है और पता लगाता है कि ईंधन खत्म हो गया है, जिसके कारण यह मुख्य जहाज से योजना से ज्यादा दूर चला गया है। चालक दल अपने कुछ बैकअप ईंधन का उपयोग करके इसे ठीक कर सकता है, हालांकि इससे गति अवरोधन के लिए बहुत तेज हो जाएगी। उस समय मार्क जाग जाता है और उनसे कहता है कि अगर वे उसकी टूटी पसलियों की गिनती नहीं करते हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। जब वह इस समस्या के बारे में सुनता है तो वह एक नई योजना प्रस्तावित करता है। वह अपने सूट में छेद कर सकता है और बची हुई हवा को थ्रस्टर के रूप में इस्तेमाल करके हेमिस की ओर उड़ सकता है। यह एक खराब योजना है, लेकिन यह मेलिसा को एक समान विचार से प्रेरित करती है। वे एक एयरलॉक को उड़ा सकते थे और बचने वाली हवा उन्हें वह किक दे सकती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मेलिसा एलेक्स को बुलाती है और उसे बम बनाना शुरू करने के लिए कहती है। जहाज की साधारण चीनी सहित आपूर्ति का उपयोग करके एलेक्स डायनामाइट से भी अधिक शक्तिशाली बम बनाता है। क्रिस तैरने से पहले इसे एयरलॉक पर स्थापित करता है। कॉकपिट में गणना से पता चलता है कि दूरी में अभी भी थोड़ा अंतर होगा, इसलिए मेलिसा घोषणा करती है कि वह बाहर जाएगी और सूट पहनने के लिए दौड़ी। जब बम अंततः फटता है तो एयरलॉक नष्ट हो जाता है और वांछित प्रभाव पैदा होता है। एक बार हेमिस MAV के करीब है जितना संभव हो सके, क्रिस मेलिसा को हुक करता है ताकि वह मार्क को बचाने के लिए स्पेसवॉक पर जा सके। दुर्भाग्य से रस्सी इतनी लंबी नहीं है, इसलिए मार्क को अपना काम खुद करना पड़ता है। वह अपने सूट में छेद करता है और हवा तुरंत उसे इधर उधर धकेलना शुरू कर देती है। वह नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः MAV से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। अपने दल के साथ गणना करते हुए मेलिसा अपना रास्ता तय करती है और जब मार्क पास से गुजरता है तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि वह बहुत तेजी से जा रहा होता है और उनके हाथ टकराते ही हैं। शुक्र है कि वह रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मेलिसा तब तक खींचना शुरू कर देती है जब तक वे अंततः फिर से मिल नहीं जाते। चालक दल उन्हें अंदर खींच लेता है और पृथ्वी को सूचित करता है कि मिशन अच्छा रहा और दुनिया भर में हर कोई जश्न मनाता है। एक बार जब मार्क इस अनुभव से उबर जाता है और फिर से स्वस्थ हो जाता है तो वह अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों के लिए एक उत्तरजीविता प्रशिक्षक बन जाता है। 3 साल बाद मंगल ग्रह के लिए एक नया मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।